नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर और भारत की कूटनीति। आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक राजेंद्र बोड़ा। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और इसके बाद जो समूचा घटनाक्रम है, हम देख रहे हैं पूरे देश में जश्न का माहौल है, विदेशों में भी भारत की धाक बनी है। तो इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारा जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। सर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, एक विश्लेषक होने के नाते आप क्या सोच रखते हैं और इसे कैसे देखते हैं कि विदेश नीति के पीछे की सोच क्या रही होगी? हर देश की अपनी विदेश नीति होती है। जनरल विदेश नीति तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हम खाली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चलें तो एक चीज तो हमें पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये क्यों करना पड़ा हमें। वो इसलिए होना पड़ा कि पहलगाम में जो काम हुआ वो कुछ आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, राजनीति से लेना देना नहीं, किसी तरह का कोई लेना देना, उनको मारा। तो सबसे पहले हमारी कूटनीति यहाँ से शुरू होती है कि दुनिया इसको कैसे ले। इस समय पूरी दुनिया त्रस्त है इस आतंकवाद से। तो नॉर्मली आतंकवाद जब होता है तो लोग आमतौर पर यही उसकी भर्त्सना ही करेंगे, लेकिन हमारी कूटनीति ये चल रही थी पीछे कि ये घटना हुई, इस घटना की अहमियत को इस तरह से समझा जाए कि फिर हमेशा के लिए एक रोक लग जाए। पूरा हिंदुस्तान को इस घटना ने झंझोड़ दिया। अब सवाल आया कि वो लोग कौन थे। अब तक का हमारा जो इतिहास है वो ये बताता है कि इन सारी चीजों के पीछे पाकिस्तान होता है। अब इसमें दो तरह की चीजें होती है। कूटनीतिक तौर पर हमने दुनिया को जो समझाने की कोशिश की वो ये कि एक तो होता है कि पाकिस्तान ने ऑर्डर किया, पाकिस्तान ने ट्रेन करके भेजा कि आपको ऐसा करना है, और कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तान के इलाके के अंदर कुछ लोग अपनी इस तरह की हरकतें करते हैं, उसकी तरफ वो आंखें बंद किए रहते हैं क्योंकि वो उनको सूट करता है। वो भले ही उनको डायरेक्टली ये ना कहा, समर्थित है। तो इस अटैक के पीछे पाकिस्तान का ये रोल कि भले ही उसने ये ऑर्डर न किया हो, तैयारी करके उसने नहीं भेजा हो, लेकिन क्योंकि उसकी धरती से उपजा हुआ है इसलिए वो जिम्मेवार है और वहां की सरकार जिम्मेवार है। इसको दुनिया को बताने में हम लोग सफल रहे। तो एक मोटी चीज आई कि इस पर्टिकुलर मौके पर हमारी कूटनीति ने कैसे काम किया। अब क्या हुआ कि जब ये घटना तो हो गई और पूरा हिंदुस्तान में गुस्सा था, हर आदमी के मन में गुस्सा था कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम क्या होते हैं कि जब सामान्य घटनाएं हो जाती है ना तो हम बहुत निश्चित हो जाते हैं। तो हमारे लोग जाने लगे, जम्मू कश्मीर जाने लगे, पर्यटन के लिए जाने लगे, भीड़ होने लगी, और इसके लिए कश्मीर के लोग भी खुश थे। तो सारी रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है ना। ज्यादा पर्यटन आएंगे तो उनकी बहबूती आएगी, उनके बच्चे पढ़े लिखेंगे, उनके पास पैसा आएगा, वो खर्च कर पाएंगे। वो यानी सबको लग रहा था कि वहाँ पर हालात सामान्य हो गए हैं। इस एक घटना ने उस सारे जो किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश की, और कितनी बड़ी कोशिश थी, और इस कोशिश का जवाब क्या दिया जाए। सवाल यहाँ था कि क्या हम ऐसी स्थिति में हैं, क्या इस पोजीशन में हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट करें और कैसे करें। ये सारी चीजें इसमें थी। तो यहाँ पर कूटनीति आती है कि जब आप कोई एक्शन लेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये अब घर का मामला तो है नहीं कि मैं परवाह नहीं करता दुनिया क्या करेगी, क्योंकि दुनिया जिस तरह की बनी हुई है उसमें परवाह तो करनी पड़ती है। बड़ा वोलेटाइल है इस समय दुनिया अब दो ध्रुवीय नहीं रह गई। पहले एक सोवियत यूनियन था, अमेरिका था, और शीत वार चलता था, तो दो जनों को ही हमें समझाना था, और हम लोगों ने उस समय भी ठीक ही रखा था कि हम दोनों के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा झुकाव एक तरफ था जिससे वो हमको मदद मिलती थी। लेकिन इस समय स्थितियां वो नहीं है, दो जने नहीं है, इस समय बहुत सारी पावर्स है, और जो कुछ दुनिया में घटनाक्रम हो रहा है उसमें हमको दुनिया को समझाना पड़ता है। तो मैं जो मानता हूं कि इस समय हमारी सबसे बड़ी जो कूटनीतिक सफलता रही वो हम हमारे स्टैंड को दुनिया को समझा पाए। कहीं से भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान ने गलत किया। हमने विक्टिमहुड का कार्ड नहीं चुना, हमने एग्रेशन का कार्ड चुना। एक डेयरिंग था हमारा, इसको हम डेयरिंग कह सकते हैं। पहले भी ये डेयरिंग हुआ है, लेकिन इस बार का डेयरिंग कुछ अलग था। बिल्कुल साफ तौर पर पूरी दुनिया को संदेश मिल गया, और भारत ने हालांकि युद्ध विराम किया, लेकिन ये कह के कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जंग है वो जारी रहेगी। सर, अब इसमें ये सवाल आता है कि पहले पाकिस्तान की ओर से ये गुहार की गई कि सीज फायर किया जाए, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। इसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो हमको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए, सीज फायर जो हथियार चल रहे हैं उसको रोक देना, यानी सैन्य कार्रवाई रोकी गई, लेकिन जो इसके खिलाफ सीज फायर का जो मोटा एक अनुमान होता है, जब दो सेनाएं लड़ रही होती हैं, ऐसा तो नहीं था। इसलिए वैसा सीज फायर तो नहीं है जो सन 65 में हुआ है, 71 में हुआ, चाइना के साथ जो सीज फायर हुआ, वो तो सीज फायर नहीं है। भारत की आतंकवाद के खिलाफ से ये लड़ाई। हाँ नहीं, लेकिन मिलिट्री शामिल हो गई इसमें। आप याद करिए कि हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेनाओं के तीनों अध्यक्षों से बात की,
जो भी पहले। इंडिया ने जो एक्शन लिया उससे पहले की चीजें थी। हाँ। उन्होंने सेनाओं से कहा कि आपको फैसला करना है, पॉलिटिकल फैसला नहीं था ये। तो इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में। तो पॉलिटिकल एक्शन होता है और एक सैन्य कार्रवाई। सैन्य कार्य, तो वो उन पर छोड़ दिया कि आप तय करेंगे, समय आप तय करेंगे, जगह आप तय करेंगे, ये छूट दे देना, ये बड़ी बात सेना को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया। ये इस पहली बार जवाबी मुझे कार्रवाई। लगता है ऐसा हुआ। हालांकि सर ये कार्रवाई रोकी गई, किंतु जो सिंधु जल समझौता है निलंबन को लेकर और पाक नागरिकों के वीजा को रद्द करने की बात, यानी ये नीतिगत फैसले प्रभावी रहेंगे। तो इसे आप किस तरीके से परिभाषित इसको हमें करना यूं चाहें? देखना पड़ेगा कि हमने सारी कोशिश कर ली कि पाकिस्तान मान जाए किसी तरह, क्योंकि हमको साथ ही रहना है। क्योंकि ये सब एक बहुत ही छोटा बुद्धि का भी आदमी ये समझता है कि हमने पड़ोसी के साथ अच्छा ही रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम बाकी सब चीजें बदल सकते हैं, ये पड़ोस तो नहीं बदल सकते। तो हमारी तरफ से कितनी पहले हुई अगर आप देखें, आमतौर पर अब तक मोदी जी का जो भी रुख रहा उसमें आप एक पॉइंट ये नहीं बता सकते कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात की हो जो अनसेक्युलर हो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। प्राइम मिनिस्टर ने तो इतना जब किया कि जब पाकिस्तान के ऊपर से जा रहे थे बिना काम बताए नीचे उतर गए, नवाज शरीफ से मिलने चले गए, उनको बुलाया। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की कि भाई पाकिस्तान को हम समझा पाए कि हम दोनों का भला इसी में है। लेकिन अगर अगला ना माने तो हमने तो अपना विकास किया, पाकिस्तान इस चक्कर में अपना ही नुकसान करता रहा। आज वहीं के लोग कह रहे हैं ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। और पर एक चीज और है, हम आज इस स्थिति में क्यों आ गए, आज की स्थिति हमारी क्यों बदल गई? क्योंकि आज हमारी सरकार के पास ताकत है। वो क्या ताकत है कि आज हमारी इकोनॉमी तेज है। हिंदुस्तान आज 5वीं इकोनॉमी है, ये कम बात नहीं है, और हम तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आज हमारी सरकार के पीछे आम आवाम खड़ा है। उनको वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा वो अलग, हमारी डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि वोट तो मैं अपने हिसाब से दूंगा, मैं अपनी पार्टी है साहब, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती है तब मैं तो खड़ा पूरा हूं। देश जो है एकजुट हो तो जाता है। और ये इस सरकार के पीछे पूरा देश खड़ा है, इसलिए आपकी विदेश नीति माकूल है। आपकी तभी सुनेंगे ना, अगर आपकी सरकार अभी कमजोर आपने है। बात की निवेश की और तकनीकी विकास की, और हम देखें कि ये जो पिछले दशक में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, तो शायद यही वजह है कि अब इसके सुखद परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। एक साथ चीजें चलती है ये सब। ऐसा नहीं हुआ कि हमने खाली इकोनॉमी पर ही जोर दिया हो। इकोनॉमी पर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें शायद ना कर पाए हम, लेकिन साथ में हमने डिफेंस पर जोर दिया, हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स खरीदे, भले वो राफेल हो चाहे कितना ही हो। तो ये सब साथ साथ चीज चलती है। देश में भी विकसित किए नई तकनीक। देश हमारी जो इसरो है उन्होंने जो कमाल करके दिखाया है अंतरिक्ष में, ये सब चीजें हमें मजबूती देती है। और ये जब मजबूत राष्ट्र के रूप में हम दुनिया के सामने खड़े होते हैं तो अगले वाले को सुनना पड़ता है। सर अभी आपने बात राफेल की यानी फ्रांस के साथ राफेल डील की, इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नौसेना अभ्यास किए गए, इजराइल और रूस से रक्षा उपकरण मंगवाए गए। तो क्या भारत जब आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है तो वैश्विक समुदाय को भी साफ तौर पर भारत के साथ आकर संदेश देना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दुनिया इस समय बड़ी वोलेटाइल है, दुनिया इतनी सरल नहीं है जितनी हम समझते हैं, क्योंकि हर बड़ी कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, फ्रांस का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का अपना इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ा चाइना बैठा, सबका अपना इंटरेस्ट है। और सारे लोग इस दुनिया पर आर्थिक कब्जा चाहते हैं। हम अभी बढ़ रहे हैं, अभी हम 5वें तक पहुंच गए। कल जब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, तीसरे मौके पर आ जाएंगे, तो हम चाइना को भी जवाब दे पाएंगे। लेकिन आज हम बढ़ रहे हैं तो हम उतना ही डेयरिंग करते हैं जितना हमारे को पोसाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना कि हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में लाठी चला रहे हैं। सोच समझ के चीज हो रही है। ये एक भरोसा देता है हिंदुस्तान की आवाम को। कुल मिलाकर इस सारे घटनाक्रम के बाद भारत की छवि काफी मजबूत हुई है, उसने दृढ़ता से इसका मुकाबला किया है। लेकिन सर जहां तक कूटनीति की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, ये सब कुछ शायद हालात पर निर्भर करता है। तो ये पाला बदलने वाली या देशों की तटस्थता रखने वाली बात है, ये भी काफी हद तक स्थितियों पर या उनके रुख पर निर्भर करती है। ये तो हमने देखा है ना, तुर्की से साथ हमारे कितना अच्छा संबंध है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। अब कितना मदद करी वो जाने। लेकिन डिप्लोमेसी में खाली इतना नहीं होता जो ऊपर से दिखता है, इसीलिए तो कूटनीति कहते हैं। खुली आंखों से जो दिखाई देता है वही हमेशा खुली आंखों से तो सच कुछ नहीं और होता। दिखाई देता है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं। तो जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरा सोच कहता है वो ये कहता है कि ये जो हमने डेयरिंग एक्ट किया, जो मिलिट्री एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके पहले हमने सबसे बात की।
तो एक तो चीज इसमें क्लियर है, हमारी पहली सफलता यह थी कि किसी ने हमको रोका नहीं। हो सकता है ना कि हमने पहले कहा और आपने हाथ पकड़ लिया हमारा, तो फिर हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो पहली कूटनीतिक सफलता तो वहां हो गई कि हम ये करने जा रहे हैं। ये हमने शायद अमेरिका को भी बताया होगा, रशिया को भी बताया होगा, सबको बता दिया, सबको पता था ये होने वाला है। और जब हमने उनको बताया तो ऐसा संभव नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान से बात ना की हो। पाकिस्तान को भी समझ में आया हुआ था कि कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है, ये बड़ी बात थी। यहाँ पर हम सफल रहे। कूटनीति और मिलिट्री एक्शन में जैसे सामंजस्य होना चाहिए ना। कूटनीति ये नहीं है कि मैं अपनी सारी चीज खोल के रख दूं। कूटनीति का काम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया, और वहां पर कौन से टारगेट चुनना है, क्या करना है, ये सेना ने किया, क्योंकि ये सेना को मालूम है। बोरा साहब, जैसा आपने अभी कूटनीति की बात की, तो आतंकवाद के खिलाफ विश्व समुदाय को खड़ा करने में देश के जो प्रयास हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पहले तो हमारी सुनता ही नहीं था कोई, लेकिन जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुए तब उनको समझ में आने लगा। पहले ये समझ में नहीं आता था कि आतंकवाद भारत रोजाना ये करता रहता है कि पाकिस्तान हम पर अटैक कराता है, ये क्या है। तो ये सब बाद में अमेरिका पर होने लगा तो उनको भी लगा कि नहीं। उसके बाद फिर ब्रिटेन को लगा, फ्रांस को लगा, जर्मनी को लगा। तो ये अब तो ये सबके लिए गले में फांस है कि ये आतंकवाद ठीक नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, उनकी भी अपनी कूटनीति होती है कि हमने ये देखा है कि बड़ी बड़ी शक्तियों ने उन ताकतों को बढ़ाया है जो आतंकी है। इसकी शायद ये भी वजह हो सकती है कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखें तो सभी देशों की एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, उनकी प्राथमिकताएं रहती है। कोई भी देश इतना सक्षम नहीं होता कि उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं हो। तो शायद इसी वजह से एक पेरिफेरी बन जाती है, उसकी चुनौतियां बन जाती है देशों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मार्केट इकोनॉमी है ये, क्योंकि कैपिटलिज्म सब जगह छा गया है। अब हमको ये सोशलिज्म छोड़ देना पड़ेगा। कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में क्या हर आदमी मुनाफा चाहता है। तो एक कंट्री सारी चीजें तो नहीं बना सकता, और हमको भी ये समझ में आ गया सारी चीजें हम भी नहीं कर सकते। तो कैसे हम एक दूसरे पर निर्भर करें, तो ये एक लिवरेज होता है। आज इंडिया का लिवरेज सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, इकोनॉमिकली ऊपर जा रही है। हमारे यहाँ गरीबी वैसी नहीं है, दरिद्री नहीं है हमारे यहाँ। हम नहीं कह सकते कि हम अमीर हो गए हैं, लेकिन अब वो वैसे गरीब नहीं रह गए जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले थे। तो ये जो इकोनॉमी है हमारी, ये इकोनॉमी क्या होती है कि लोगों में खरीद की शक्ति कितनी है। बड़ी संख्या में लोग हैं वो गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। तो गरीबी की रेखा से बाहर होना क्या कि मैं जो कमाता हूँ मेरे पास खर्च करने के पास पैसा है। मैं जब खर्च करूंगा तो बाजार चलेगा। तो आज जो नापा जाता है बाजार, वो यही है कि आदमी कितना खर्च कर रहा है, और हिंदुस्तान में जो खर्च करने वाले बढ़ रहे हैं उस पर सारी दुनिया की निगाह है। आपने जैसा अभी कहा कि इतना बड़ा बाजार है और दुनिया की निगाहें हैं, तो निश्चित रूप से जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ऐसे हालात में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, वहां ये जो पाकिस्तान समर्थित हिमाकत हुई, उसके बाद भारत ने बिना दूसरे राष्ट्रों को विश्वास में लिए ऐसी कार्रवाई की, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं। तो वहां जो भारत के प्रयास रहे, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, निश्चित रूप से दूसरे राष्ट्रों की सहमति भी इसमें रही होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका संकेत शायद यह है कि जिस तरह का जो घटनाक्रम चला उसके बाद ट्रंप साहब का जो रिएक्शन आया, हमने अनाउंस करें कि साहब हमने रोक दिया, उससे पहले उन्होंने कह दिया हमने रुकवा दिया है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर किसी भी मध्यस्थता से इनकार कर दिया कि किसी तीसरी शक्ति की इसमें कोई तो यहाँ पर भी डिप्लोमेसी आती है, डिप्लोमेसी आती है कि ये कहते हुए भी हमने कह दिया। हमारी तरफ से जो भी प्रेस को बात की गई उसमें हमने जब ये माना कि साहब हम सीज फायर कर रहे हैं, तो हमने उनका नाम नहीं लिया। तो डिप्लोमेसी में यही होता है, कोई जरूरी नहीं हर चीज लिख के कही जाए। लेकिन अच्छी बात ये रही, मुझे लगा कि हिंदुस्तान में ये इशू नहीं बना कि साहब ट्रंप साहब ने पहले कह दिया ना, आपने यूं क्यों, तुम तो झुक गए थे। हिंदुस्तान का कोई आदमी ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री झुक गया। एक सवाल सर ये भी आता है जहन में कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी जिन लोगों ने बेगुनाह औरतों का सिंदूर पोंछा, उनके लिए बड़ा भावनात्मक और प्रतीकात्मक नाम है। लेकिन जब हम कूटनीति की बात करते हैं, हालांकि इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट हुआ, लेकिन जब कूटनीति की बात करते हैं तो वहाँ भावनाओं का शायद इतना स्थान नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के नाम भी कहीं कुछ प्रभाव डालते हैं? हाँ बिल्कुल डालते हैं, क्योंकि वो कूटनीति में हमको जो ताकत मिलती है वो अपने अवाम से मिलती है। तो ये भावनात्मक जो चीज थी, हिंदुस्तान के लोग एक साथ खड़े हो गए, तब वहां जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके बात करेगा, उनको मालूम है पूरी जनता इसके साथ खड़ी है, ये बटे हुए नहीं है, ये फर्क पड़ता है ना। ये जो चीजें होती है, कुछ चीजें डोमेस्टिक घरेलू कंजम्पशन के लिए होती है, और कुछ चीजें बाहर के लिए होती है। यानी हमारे नागरिकों का भी मनोबल बढ़ाना पड़ता है, ये भी हमारी कूटनीति है। तो हमारे नागरिकों को ये भरोसा तो देना था ना सरकार को कि ये घटना हो गई है, लेकिन इसका हम माकूल जवाब देंगे। तो इस भावना ने लोगों में ये भरोसा जलाया कि नहीं, ये जो आतंकवाद की घटना तो हो गई, लेकिन सरकार ने इसका माकूल जवाब दिया।
बोरा साहब, जैसा आपने अभी कहा कि सरकार ने माकूल जवाब दिया है, तो ये जो घटना हुई थी 22 अप्रैल की, उसके बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 8 मई को देश में रिहर्सल किया जाएगा। अब वो रिहर्सल किया गया, उसके बाद कुछ और गतिविधियां थी, आर्मी रिलेटेड, मिलिट्री एयरफोर्स रिलेटेड गतिविधियां थी, संभवतया उनकी जानकारी पड़ोसियों को भी दी गई कि हम ऐसा करेंगे। तो ये सब जो किया, इससे पड़ोसी देश को क्या मैसेज मिला, इससे आप क्या मानते हैं? ये कोई वार तो थी नहीं, जी। हम भले सीज फायर कहें, ये वार नहीं थी। वार शब्द हमने काम में लिया भी नहीं कहीं। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसी सीमा पर काम करती है हमारी सेना को, एक एटिकेट बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि हम उनको बताते हैं, वो करते हैं तो वो हमको बताते हैं, नहीं बताते तो इसको प्रोटोकॉल तोड़ना माना जाता है। तो ये सामान्य परिस्थितियों में हम उनको बताते हैं। भारत इस समय 2 लेवल पर पाकिस्तान को डील कर रहा है। एक तो ये कि देखो, सामान्य परिस्थिति में रहोगे तो ठीक रहो, हम भी आपको अपन बात करेंगे। एक चीज उन्होंने जो क्लियर मैसेज दिया है कि आगे से आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी आतंकी घटना होती है, वो आपने डायरेक्ट कराई या नहीं कराई हो, हम आपकी तरफ से मानेंगे। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि उन सारे जो आपके जमीन पर जो लोग रह के कैंप चला रहे हैं उनको कंट्रोल करो। ये पाकिस्तान को मजबूर करना है कि तुमको अपने इनके खिलाफ एक्शन लेना, आतंकी शिविरों पर नियंत्रण जो भी करना है। ये तुम सोचोगे, ये हम नहीं बताएंगे क्या करना, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम तुम्हारी गलती मानेंगे। तो ये एक चीज हमने पाकिस्तान को मैसेज दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम बार बार चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध हो, क्योंकि वहाँ के आम लोग और हमारे आम लोगों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो भारतीय कार्यवाही थी वो बहुत नपीतुली, संतुलित और सटीक थी, और वहाँ की जनता के खिलाफ नहीं थी जी, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। जो भी मारे गए वो आतंकवादियों के परिवार वाले मारे गए, तो वहां भी कोई रोने वाला नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो लोग भी दुखी हैं इससे। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है जो चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ की क्या झंझट चल रहा है, पर वहां पर मुश्किल ये है कि वहां की सरकार और जो सेना है उनमें बड़ा समस्या है। और ये जो भले ही अब को इंसिडेंस कहें क्या कहें, पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष ने जो एक वक्तव्य दिया वहां के प्रवासी पाकिस्तानियों के सामने, उसके बाद ये हुआ तो दो चार ही किए जाएंगे ना। फिर भी मुझे लगता है कि भारत इतना पाकिस्तान के खिलाफ है नहीं। भारत ने स्वीकार किया हुआ है कि भाई आपकी एंटिटी है, अब समस्या जो है वो समस्या तुम बिना बात पैदा करो या आप टेबल पर बैठ के बात कर लो। लेकिन अभी हमने उनको ऐसे कॉर्नर में डाल दिया है कि अब उनको हमारी शर्तों पर बात करनी पड़ेगी। पानी रुकता तो नहीं, अब नदी को कितना रोकेंगे आप, पानी तो जाएगा ही। लेकिन हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, हमने ये नहीं कहा खत्म कर देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि 3 बार हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी, लेकिन इस ट्रीटी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो हम लोग मिलते रहे, करते रहे, बाली सेना वहां लड़ती रही, तो यहाँ पर भी हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ। तो अब हमने कहा कि भाई अब हमारा धैर्य टूटने वाला है, तो मुश्किल अगर कश्मीरी के तो हम कश्मीर की बात करेंगे, तो कश्मीर की हम बात करेंगे तो फिर हमारी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बात आएगी। तो कुल मिलाकर के अभी भारत का अपर हैंड नजर आता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपने सशस्त्र बलों की जो दक्षता है वो भी, और कूटनीति की जो श्रेष्ठता है, दोनों को ही कामयाबी के साथ साबित किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सहज और रोचक तरीके से आपने ये सारी चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उनके समक्ष रखी। श्रोताओं, आपको बता दें कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा। इसी के साथ श्रोताओं आज्ञा दीजिए सालेहा गाजी और सुदर्शन नाहर को। नमस्कार।